हेलो बच्चों, मैं विशाल सर एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। कल के टॉपिक में हमने आपको परासरण दाब पर संबंधित कुछ न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न लगवाए थे। उसी में कुछ अलग प्रकार के आज हम आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आज का हम अपना न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए प्रश्न में कह रहा है हमसे 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% ग्लूकोज, 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। हमको दिया गया है R इज इक्वल टू, जिसे हम लोग विलयन का स्थिरांक कहते हैं, R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ठीक है, प्रश्न बड़ा सीधा सा है। कह रहा हमसे कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ये आपको पहले जो दिया गया है ये दिए गए मानों को लिख लीजिए। हमको ताप दिया गया है, ताप यानी T इज इक्वल टू दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कह रहा हमसे कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% ग्लूकोज के विलयन। सबसे पहली बात आपको यहां यही समझना है कि ये 5% जो ग्लूकोज कह रहा है इसका मतलब है क्या। ठीक है, अच्छा यहाँ पहले बात करें अगर हम, तो मैंने बताया था कि जब हम परासरण दाब से संबंधित न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उस परिस्थिति में जो हमारा टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में रखेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमको डिग्री सेल्सियस में दिया गया, डिग्री सेल्सियस से हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 27 प्लस 273, तो ये आपका डिग्री सेल्सियस से बदल जाएगा केल्विन में। बात समझ में? ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो ये हमको टेम्परेचर मिल गया। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि 5% ग्लूकोज के विलयन में, अब पूरा मैटर आपको यही समझना है कि 5% जो ये ग्लूकोज कह रहा है इसका मतलब है क्या। चलिए देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में जब केवल आपसे ये कह दे कि इतने % का विलयन बना है, या इतने % ग्लूकोज का विलयन बना है, इतने % अमोनिया का विलयन बना है, इतने % यूरिया का विलयन बना है, तो आप ध्यान रखेंगे जैसे यहाँ इस प्रश्न में कह रहा था हमसे कि 5% यूरिया का विलयन बना है, यूरिया का विलयन। तो इस पूरे मतलब को अगर आप नहीं समझ सकते, अगर इस लिखे गए सेंटेंस के मीनिंग को आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये समझिए ये न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? आप जानते हो कि परासरण दाब में PB इज इक्वल टू NRT, इसी फॉर्मूले का हमको यूज करना है। और इस फॉर्मूले में आप देख पा रहे हैं कि हमको P ज्ञात करना है, हमको परासरण दाब निकालने को कह रहा है, परासरण दाब P निकालने को कह रहा है। लेकिन भाई P के साथ साथ हमको B के भी विषय में जानकारी होनी चाहिए, N के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। R तो हमको दिया गया है, कांस्टेंट है तो वो दिया ही गया है। तो ये जो है 5% यूरिया का विलयन, इसका मतलब अगर जब तक नहीं निकाल पाएंगे तब तक ना तो आपको B को सुलझा पाएंगे ना तो N को सुलझा पाएंगे। बात समझ में? ठीक है, तो चलिए जरा देखें यहाँ पे कि इस 5% यूरिया के विलयन का मतलब क्या है। अभी मैंने बताया कि जब भारानुसार, आयतनानुसार या भार आयतनानुसार विलयन का नाम ना ले तो उस परिस्थिति में आप ध्यान रखेंगे हमेशा ऑलवेज आप इस दिए गए विलयन को, ये जो परसेंटेज वाला विलयन दिया जाता है, ये विलयन आप हमेशा भार आयतनानुसार विलयन को ही रखेंगे। तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष ये निकलेगा कि जो यहाँ पे विलयन बन रहा है, विलयन में जो हमारा विलायक है, इस विलायक की मात्रा 100 ml है। सॉरी, जो हमारा विलयन है इस पूरे विलयन की मात्रा कितनी है? 100 ml है। ठीक है, और 100 ml विलयन में हमारा जो यूरिया है, यूरिया का 5 ग्राम उपस्थित है। अब ये निष्कर्ष आप कैसे निकाल पाएंगे? इस निष्कर्ष को निकालने के लिए मैंने आपको विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के विषय में बताया था। मैंने बताया था कि विलयनों की विधियां जो है 9 प्रकार से व्यक्त होती हैं, जिनमें से एक विधि मैंने बताई थी विलयन का भार आयतन प्रतिशत। विलयन के भार आयतन प्रतिशत में मैंने क्या बताया था कि 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उस विलयन का भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पे जब हमसे
स्पष्ट रूप से प्रश्नों में ना कहे कि जो विलयन बना है ये भार आयतन प्रतिशत का है या इसकी सांद्रता ग्राम आयतन भार के रूप में, भार परसेंटेज के रूप में व्यक्त हो रही है या फिर आयतन परसेंटेज के रूप में व्यक्त हो रही है। जब ये स्पेशली हमसे ना कहे तो उस परिस्थिति में हम हमेशा जो विलयन दिया रहेगा उस विलयन की सांद्रता को भार आयतन परसेंटेज के रूप में ही व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमसे प्रश्न कह रहा था कि 5% यूरिया का विलयन है। इसका मतलब ये है कि 100 ml के विलयन में 5 ग्राम यूरिया घोला गया है। बात समझ में आई? ठीक है, प्रश्न का मतलब क्या है कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम हमारा यूरिया घोला गया है। तो अब जरा देखिए, यहां से इसके मीनिंग को आप लिख लीजिए। 5% यूरिया के विलयन का अर्थ है कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम यूरिया घोला गया है या यूरिया उपस्थित है। ठीक हो गया। अब सबसे पहली बात, विलयन का आयतन यहां से आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? विलयन का आयतन मिल गया कि विलयन का आयतन कितना होना है? 100 ml होना है। तो यहां से आप आयतन, विलयन का जो आयतन है, इस आयतन को V इज इक्वल टू, ये जो हमको 100 ml दिया गया, आप इस ml को सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट कर लो। बात समझ में आई? ठीक है, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि ml को लीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ml चेंज हो जाता है लीटर में। और यहाँ 10⁻², इसे लिख सकते हो, और ये गुणे 10⁻³ जब 10⁻+2 का 10⁻³ के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +2 - 3। ठीक, और जब आप घटाएंगे तो ये 10⁻⁻1 बचेगा और 10⁻1 को आप 0.1 लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो हमारा विलयन है, इस विलयन का आयतन कितना है? विलयन का आयतन V बराबर 0.1 लीटर। ठीक है, और अब हम बात करें तो विलयन में हमारा जो यूरिया है, यूरिया यहाँ विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है? 5 ग्राम। तो ये हो जाएगा विलेय की मात्रा स्मॉल w बराबर 5 ग्राम। अब हमको जो निकालना है परासरण दाब, अब हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं, और साथ ही साथ हमको जो कांस्टेंटम मान दिया गया उस कांस्टेंटम मान को भी लिख लेते हैं। कांस्टेंटम मान हमको दिया गया है R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम प्रति डिग्री प्रति मोल। ठीक, ये आपको दिया गया। अब चलते हैं हम अपने फॉर्मूले से, PV इज इक्वल टू NRT से। यहाँ से चलेंगे हम, और यहाँ से P की वैल्यू हमको निकालनी है और B का मान हमको दिया गया है। अब फंस रहा है हमारा N। होता क्या है? विलेय के मोलों की संख्या होती है, और विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है या किसी के भी मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? हमने आपको बताया है कि उसकी मात्रा ग्राम में रख करके इसके अणुभार से आप भाग कर देंगे तो हमको विलेय पदार्थ की मात्रा के मोलों की संख्या या किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ आप जरा देखिए, N जो होता है विलेय के मोलों की संख्या होती है, और विलेय के मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में रख करके विलेय के अणुभार से आप भाग करेंगे। बात समझ में? ठीक है, तो यहां से N निकालेंगे तो N इज इक्वल टू विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में कितनी है? 5, और विलेय पदार्थ का अणुभार, आपका विलेय पदार्थ क्या है? यूरिया है। तो यूरिया का आप सबसे पहले अणुभार निकालेंगे। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 ये होता है। यहां से इसका अणुभार निकालिए। देखिए कै नाइट्रोजन है? 2, तो 2 गुणे नाइट्रोजन का परमाणु भार जो होता है 14 होता है, प्लस यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 4 गुणे एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, प्लस कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, प्लस कितना कार्बन? 1 कार्बन, कार्बन का 12। ठीक, अब यहां से 14 दूनी 28 प्लस 4 एकन्निम 4 प्लस 16 एकन्निम 16 प्लस 12, इनको काउंट कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 16 4 20 और प्लस 30 10 40 मिला जुलाकर 60। ठीक, तो ये आपको यूरिया का अणुभार मिल गया। कितना? 60। N इज इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60, 1/12 N की वैल्यू मिल गई। अब ये N की वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए।
P को होल्ड पे रखिए, V की वैल्यू कितनी है 0.1 इज इक्वल टू N की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ से 1/12 इंटू कैपिटल R की वैल्यू हमको दिया गया 0.0821 इंटू कैपिटल T की वैल्यू 300 हो गया। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे टर्म में जाएगा तो ये भाग करेगा, तो P इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो हो जाएगा। अच्छा यहाँ जरा इस दशमलव को खत्म करिए। देखिए दशमलव को खत्म करने के लिए जो 00 है, इस 00 का मतलब 300 को आप 3 × 100 लिख दो, मतलब 300 ही लिखा है। अब इस 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 8.21 × 3 बटे ये वैल्यू उधर से इधर आएगी तो ये दशमलव में 0.1 × 12, ठीक है। अब P इज इक्वल टू यहाँ से देखिए 3 चौके 12, ये हो जाएगा 8.21 बटे 0.4 करने में 0.4। P इज इक्वल टू, अब यहाँ जरा देखेंगे दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा भाग कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 821/40, ठीक। अब इसी का आप भाग कर देंगे, जो आएगा वो आपका परासरण दाब हो जाएगा। और ध्यान देंगे जो दाब होते हैं, परासरण दाब होते हैं, उनका मात्रक एटीएम होता है, एटमॉस्फेयर होता है या वायुमंडल होता है, ठीक है। तो ये P इज इक्वल टू आपका फला एटीएम आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसी से और संबंधित दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि 24 डिग्री सेल्सियस पर गन्ने की शक्कर के विलयन का परासरण दाब 2.5 वायुमंडल है। इस विलयन का सांद्रण मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि 24 डिग्री सेल्सियस पर गन्ने की शक्कर के विलयन का परासरण दाब, यानी सबसे पहले हमको टेम्परेचर दिया गया है तो हम ताप के विषय में लिख लेते हैं। ताप T इज इक्वल टू हमको दिया गया है 24 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने बताया कि परासरण दाब से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न लगाएंगे, अगर वहां हमको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया तो इसको हम लोग सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया गया, आप 273 को यहाँ ऐड कर दो तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 24 + 273। जब आप यहाँ 273 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी डिग्री सेल्सियस से बदल जाएगी केल्विन में, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 297 केल्विन, ठीक। अब आगे हमसे कह रहा है कि शक्कर के विलयन का परासरण दाब, यानी हमको परासरण दाब दिया गया है, परासरण दाब। और परासरण दाब को किससे लिखेंगे, P से। P इज इक्वल टू दिया गया हमको 2.5 वायुमंडल, और वायुमंडल को एटीएम से लिखते हैं, ठीक है। इस विलयन का सांद्रण, सांद्रण का मतलब सांद्रता ही होता है, ठीक है। इस विलयन का सांद्रण आप ज्ञात करो और ये सांद्रण आप मोल प्रति लीटर में ज्ञात करो। बात समझ में, हमको विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, विलयन की सांद्रता। सांद्रण को सांद्रता कहते हैं और सांद्रता का रिप्रेजेंटेशन C होता है, मतलब कंसंट्रेशन। C को ज्ञात करना, लेकिन ध्यान में रखते हुए ज्ञात करना है कि विलयन की जो सांद्रता होनी चाहिए। भाई सांद्रता व्यक्त करने की मैंने आपको 9 विधियां बताई है, लेकिन उन 9 विधियों में से इसने एक स्पेशल नाम ले रखा है। उसने कहा है कि मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई, यानी जो C निकलना चाहिए, C का मात्रक मोल प्रति लीटर में होना चाहिए। वही सोच लो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गया कि सांद्रता हमको मोल प्रति लीटर में लानी है तो प्रश्न सॉल्व है। देखिए भाई परासरण दाब के लिए मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया, P इज इक्वल टू NRT। इसके अलावा हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक। अब बात ये है कि हमको C की वैल्यू निकालनी है, हमको C की वैल्यू निकालनी है, सांद्रता निकालनी है, लेकिन इस प्रश्न में सांद्रता का नामो निशान नहीं है। अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो यहां सांद्रता उपस्थित है और इसी रूप में उपस्थित है, मोल प्रति लीटर में ही उपस्थित है। कहां है, थोड़ा सा समीकरण में हेरफेर कीजिए। देखिए P इज इक्वल टू, यहां पे ये जो R इंटू टी है इसको यहां ले आओ, तो ये N के साथ R इंटू टी जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे टर्म में आएगा तो ये भाग करेगा RT, और यहां N बचा है और ये जो P है जो V के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, V को दूसरे टर्म में भेज दो तो ये V हो गया। N क्या है, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का मात्रक मोल।
और V क्या है, विलयन का आयतन, आयतन का मात्रक लीटर, और दोनों किस रूप में है, बटे के रूप में है। तो मात्रक क्या बनेगा, मोल प्रति लीटर, और मोल प्रति लीटर में ही सांद्रता निकालने को कह रहा है। तो N/B हमारा जो है यही यहाँ पे सांद्रता है। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए तो हमको विलयन की सांद्रता निकालनी है। तो अगेन हम कहां से चलेंगे, PV इज इक्वल टू NRT से। चलिए यहां से, अब यहां से जब आप चलेंगे तो अगेन मैंने अभी बताया ना कि जो N है और B है, आप इनको रेशियो के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप क्या कीजिए, ये जो P है इसको यहीं होल्ड कीजिए, और ये जो R इंटू टी है जो N के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इस पक्ष में ले आओ। तो ये हो जाएगा P/R इंटू टी इज इक्वल टू N/V। इसी समीकरण को हमने रूपांतरित कर दिया। अब N क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, V क्या होता है, हमारा जो विलयन होता है इसका आयतन होता है, और मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, मात्रक बनेगा मोल पर लीटर, और जो सांद्रता निकालनी है ये मोल पर लीटर में ही निकालनी है। बात समझ में आई, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है उसने ये रूप ले लिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो कैपिटल R होता है ये विलयन का स्थिरांक होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। कभी कभी रेयर कंडीशन में ये बदलती है, लगभग नहीं चेंज होती है, कभी नहीं चेंज होता है ये विलयन का जो स्थिरांक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 0.0821, इसका जो मात्रक होता है लीटर होता है, लीटर एटीएम प्रति डिग्री प्रति मोल। अब ये इनवर्स लिखा है, इनवर्स का मतलब प्रति के रूप में ही ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं। बात समझ में। तो ये वैल्यू अगर हमको न्यूमेरिकल में नहीं दिया तो इसको हम स्वतः अपने पास से रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए P की वैल्यू तो हमको दिया ही गया है 2.5 बटे R की वैल्यू कितना दिया गया है 0.0821, और गुणे T की वैल्यू कितनी दी गई हमको 297 केल्विन इज इक्वल टू N/V, और यहां से N/V इज इक्वल टू, यहाँ दशमलव हटाने के लिए 2.5 बटे 0.0821 गुणे 297 गुणे दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10,000 से गुणा भाग कीजिए। तो ये हो जाएगा N/V इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 25,000 बटे, यहाँ ये पूरा दशमलव खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 821 गुणे 297, और N/B इज इक्वल टू, चूंकि N/V इज इक्वल टू विलयन की सांद्रता, तो C इज इक्वल टू, इसे हम कह सकते हैं N/V, ठीक। तो इसके रूप में आप क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू 25,000 बटे 821 गुणे 297, और इसी को सॉल्व करेंगे और इसका जो मात्रक लिखेंगे वो यहाँ के अकॉर्डिंग लिखेंगे। N आपका विलय के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का मात्रक मोल होता है, मोल बटे V आपका आयतन है, विलयन का आयतन है, और आयतन का मात्रक लीटर में, तो मोल प्रति लीटर। ये विलयन की सांद्रता निकल जाएगी मोल प्रति लीटर में, ठीक है। तो अब आप जितने भी न्यूमेरिकल थे इनसे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल थे सभी समाप्त हो गए हैं। तो इस चैप्टर को यही ख़त्म किया जाता है। अब कल से हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी डाउट होंगे आप लोग कमेंट के थ्रू पूछते रहिएगा, ठीक है। तो कल हम लोग अगला अपना चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, ठीक है।